वेलकम टू सर मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। मेरे बचपन से मैं जो कुछ देखता था ना, किसी को देखता था कि ये पुलिस है तो बस पुलिस बनने की इच्छा हो जाती थी। कभी डॉक्टर को देखने से डॉक्टर बनने की इच्छा हो जाती थी। तो इनफैक्ट आज की जनरेशन को जो मिलता है, एक बढ़िया काउंसलिंग मिलता है मम्मी पापा का या गार्जियन का, टीचर का, तो वो काउंसलिंग का काफ़ी ज़बरदस्त लैक रहा हम लोगों के जीवन में। और वो दौर था, हम लोग तो उस एकदम आप कह सकते हैं कि बैरियर में, जब हम लोग का जन्म हुआ वो एक बैरियर में हुआ, जहाँ की एक आप मॉडर्न इंडिया कह सकते हैं और एक मेडिएवल इंडिया कह सकते हैं। हम लोगों ने, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोगों ने बैलगाड़ी भी देखा है और आज हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं, पोस्ट कार्ड भी यूज़ किया है और आज स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहे हैं। बस उसी जहाँ डिवाइडर है वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। तो और उस समय हम लोग के समझ में या फैमिली के समझ में से मेरे पिताजी तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। रिटायरमेंट करने के बाद पॉलिटिकल फेस बने, बहुत विद्वान थे। लेकिन उस समय का जो सिनेरियो था कि जॉब का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, पुलिस, बस। और मैट्रिक वैट्रिक इंटर करने के बाद जो बड़ी कंपनियां आई यहाँ पर, तो बहुत सारे जॉब हुए, MBA, MCA, ये सब चीज़। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे एक फूफा जी हैं, जो हम लोग पीसा जी बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के वो आर्थिक सलाहकार थे, एशियन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, और जो सबसे बड़ी होटल की सीरीज है उसको चीफ एडवाइज़र थे। तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि तुम होटल मैनेजमेंट कर लो तो एक अच्छी नौकरी के लिए जुगाड़ कर सकते हैं। जब हमने अपने पिताजी जो जिनको हम अपने जीवन का गॉड मानते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, उनके पास जब हमने चर्चा की कि बाबूजी, पीसा जी बोलते हैं कि होटल मैनेजमेंट कर लो, तो इतना वो बिगड़े ना, वो सामने खाना खा रहे थे, खाना की थाली को उन्होंने फेंक दिया और मेरी माँ को बोला कि वो बोले कि देखिए आपका बेटा होटल में नौकरी करेगा। तो मेरी माँ और क्या समझेगी जब पिताजी नहीं समझते। वो जनरेशन गैप था वो। तो मेरे पिताजी ने उनको समझाया कि होटल में कौन सी नौकरी होती है, होटल का मालिक, उसके लिए तो कोर्स करना नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए। मैनेजर, वो किसी होटल में एक होगा, और मेरा बेटा एक छोटी सी होटल में मैनेजर का नौकरी करेगा, तीसरा तो बेरा होता है, तो क्या करेगा। तो उस समय एक जो पिताजी का एक खौफ नहीं कहिए, लेकिन एक मर्यादा रहता था कि हम लोग उनसे डिस्कस नहीं करते थे। एक जबरदस्त गैप था वो। हम खड़े सुन रहे हैं पीछे में उनके खड़े होके, लेकिन हम लोग नहीं बता पाए। हाँ, मेरे पिताजी ने एक बार ये भी कहा, मेरी माँ को समझाने के लिए, दिलासा देने के लिए, कि आप कहती हो होटल मैनेजमेंट, होटल में नौकरी के लिए कोर्स करना पड़ता है, कल कहोगे कि पान गुमटी मैनेजमेंट। तो मेरे मन में हुआ कि एक बार हिम्मत करके बाबूजी को कहें, बाबूजी पान गुमटी मैनेजमेंट भविष्य की बात नहीं है, अभी हो रहा है। मुर्गी पालन मैनेजमेंट, सुकर पालन मैनेजमेंट अभी हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई। तो क्या करता फिर। तो उसमें एक नया ट्रेंड आया हुआ था, नया चीज आया हुआ था, बड़ी हॉट था, वो था कंप्यूटर साइंस। तो फिर हमने टाटा यूनिसिस लिमिटेड एजुकेशन सेंटर से हमने MCA किया। तो MCA करने के बाद छोटी छोटी नौकरियां मिलती गई। सेंटर तो बहुत बड़ा था, जिसमें 9,000 में लखोटिया 2 साल का कोर्स कराता था। हमने 2 साल का कोर्स 34,600 में किया, 95 में, 1995 में। तो पहली नौकरी मैंने अद्वैत मिशन में कंप्यूटर टीचर के तौर पर की। वहाँ 3 साल रहे, 1997 से 2000, 2000 से 2003 तक असिस्टेंट प्रोग्रामर रहे गोड्डा के कलेक्ट्रेट में। और वहीं से मेरा जर्नी गोड्डा से लगा हुआ। 1997 जब हम कंप्यूटर टीचर थे अद्वैत मिशन में, तो उस समय झारखंड अलग नहीं बना था। लेकिन 2000 में जब गोड्डा कलेक्ट्रेट हमने ज्वाइन किए, तो इंसिडेंटली उस समय झारखंड अलग भी हो गया। झारखंड अलग होने के साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियां स्पोर्ट्स में निकल गई। क्योंकि जब ज्वाइंट बिहार था तो उस समय झारखंड के 4-5 जिले को ही इंटरटेन किया जाता था, जैसे रांची है, टाटा है, संथाल परगना तो बिल्कुल नहीं। फुटबॉल को लेके थोड़ा दुमका वगैरह जाना जाता था, गोड्डा भी जाना जाता था, लेकिन गिने चुने शहर, गिने चुने खेल के लिए जाने जाते थे। और टाटा का तो एकदम वर्चस्व था क्रिकेट से लेके हर चीज में। तो यहाँ नई नई वैकेंसी आई। तो वैकेंसी क्या आई भाई कि गोड्डा में कैरम एसोसिएशन नहीं है। तो लकीली मेरे अपने मामा वो कैरम के बिहार में जॉइंट सेक्रेटरी थे, झारखंड अलग बना
तो फिर वो झारखंड के जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो गोड्डा में कौन है तो उनका भांजा ही यहाँ पर है। और मेरी शुरू से दिलचस्पी थी स्पोर्ट्स में, बाकी सब चीज़ में। हम क्रिकेट खेला करते थे, मैंने डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट किया है। तो मामा जी ने मेरे से संपर्क किया कि ऐसे-ऐसे कैरम। तो मैं आपको श्रद्धा, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ कि एक क्रिकेटर कैरम को बड़े छोटी नज़र से देखता था और हाँ। शायद है भी। तो हमने सोचा कि एक क्रिकेटर अब कैरम जो कि लेडीज़ गेम है, फिंगर गेम है, लेकिन मामा जी का बात रखने के लिए हम अरमने से आ गए। अरमने से आने के बाद हमने देखा कि नहीं यार, ये तो इंडिविजुअल गेम है। आप ग्रुप गेम में जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट आपकी टीम चैंपियन बनती है तो उसका क्रेडिट सिर्फ आपको नहीं जाता है, विकेट कीपर को भी जाता है, बॉलर को भी जाता है, जिसने फील्डिंग किया उसको भी जाता है। तो आपको उसमें जैसे कैरियर की संभावनाएं, जो इंडिविजुअल गेम है, जैसे कैरम में सिर्फ आप चैंपियन बनेंगे, चेस में सिर्फ आप चैंपियन बनेंगे, पूरी टीम नहीं। तो इसमें हमने देखा कि इसके सर्टिफिकेट की भी वैल्यू है, इसमें इतना ग्लैमर है, वो चीज़ नहीं है जो हम लोग घर में जो 700 रुपये का कैरम बोर्ड लटका हुआ देखते हैं। नहीं, इसके बोर्ड आज इसके बोर्ड की कीमत जो है, इंटरनेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड है, इसकी कीमत 15 से 16 हज़ार बोर्ड की कीमत है, जो 600 रुपये में बहुत बड़ा बोर्ड मिल जाता है आपको। तो कैरम से हमने शुरू किया। जब कैरम से आपने शुरू किया, जब स्पोर्ट्स में आप जाते हैं किसी नेशनल लेवल पे, तो वहाँ दूसरे खेल के भी ऑफिशियल से आपकी मुलाकात होती है, जो कैरम में भी हैं और साथ में हॉकी में भी हैं, साथ में फुटबॉल में भी हैं। तो उनसे मुलाकात बढ़ती गई तो पता चला गया कि भाई हम झारखंड से हैं, गोड्डा से हैं। तो उन्होंने कहा अरे गोड्डा में तो हमारा आदमी नहीं है, हमको चाहिए। तो इस तरह से करते 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 आज आधा दर्जन खेल ऐसा है जिसको हमने गोड्डा में लॉन्च किया। और ये मैं अपनी तारीफ के लिहाज से नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सारे गेम हाशिए के गेम थे। गोड्डा में लोग बहुत कम बिलीव करते थे कि कैरम का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। उसके बाद क्रिकेट ऑलरेडी यहाँ पर था, तो मुझे क्या मिला, तो जो क्रिकेट का जो डेविएटेड गेम है, जैसे कि टेनिस बॉल क्रिकेट है, सॉफ्ट बॉल क्रिकेट है, डिसेबल क्रिकेट है, वो सब मुझे मिला, जो गोड्डा के लिए हाशिए का गेम था। लेकिन हमने उसको अपनी पूरी टीम के, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, एक हमको अच्छी टीम मिलती गई और मेहनत करते गए। हमारे साथ हमारे लोगों ने, हमारे लड़कों ने भी मेहनत किया और सारे गेम को जो हाशिए पर था, आज वो प्राइम लाइन के गेम है, आज फ्रंट लाइन के गेम है। या गोड्डा के लिए सभी रिजल्ट कर रहे हैं, बहुत बच्चे हमारे अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। तो आपका पर्सनल लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपका पर्सनल लाइफ में आपका पढ़ाई, आपका स्ट्रगल, ये सब। हाँ, तो अभी तो हमने जो बताया उसमें तो कुछ बहुत सारी चीज़ें आ गई। पर्सनल लाइफ में क्या है कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और ज़बरदस्त फ्रीडम फाइटर थे। वो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे कि जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने पेंशन के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी, और उसमें तो जान भी मेरी जा सकती थी, गई नहीं। तो वो उनके सानिध्य में रहने से क्या हुआ कि उनके हर चीज़ को एडॉप्ट किया। और ये मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे में दुर्गुण नहीं है, मेरे में भी मानवीय दुर्गुण है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग 5 भाई 2 बहन हैं, हम लोगों ने कसम खा लिया कि कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पिताजी के उनका जो सम्मान है, उनकी जो गरिमा है, उनके रहते हुए और नहीं रहते हुए भी, नहीं रहते हुए तो और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उन पर कुछ ठेस लगे। लोग ये न कहें कि देखो पंडित रंजीत झा का बेटा ऐसा किया। अगर हम उनके नाम को, गरिमा को और आगे नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम पीछे भी न ले जाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया, एक बैरियर का काम किया कि कभी गलत रास्ते पे हम लोग कोई नहीं गए। और जब आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे तो फिर आप खुद ब खुद एक सामाजिक हो जाते हैं। आपको लगता है कि और लोगों को हम एक साथ लेके चलें। तो समाज सेवा के लिए जब कब उतरे होंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन तक था। मेरे भैया कहते थे कि अभी सिर्फ और पढ़ाई करो, ये तुम्हारा पहला ध्येय है। और सरबजीत भैया मेरे सेकंड, बाबूजी के बाद दूसरे आदर्श हैं, जो कि भैया कम पिता ज़्यादा हैं, उन्हीं के साथ ही मैं रहा हमेशा। तो जब गोड्डा में उन्होंने मेरे दीदी के पास मुझे छोड़ा पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो भागलपुर में रहते थे, मैं गोड्डा में। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गोड्डा आऊँगा तो सबसे पहले आसपास वाले घर में पूछूंगा कि सुरजीत कहाँ रहता है, जानते हैं? अगर उन्होंने कहा दिया कि इस मकान में रहता है तो हमको बड़ी तकलीफ होगी। तो कहने मतलब कि एकदम एंटी सोशल हो के नहीं, लेकिन सोशल नहीं होना है, मतलब पढ़ाई करना है। तुम्हारे भैया भाभी माता पिता दोस्त सब ये किताब है।
और उस समय गोड्डा में मनोरंजन का एक ही साधन था, शंकर टॉकीज सिनेमा हॉल। तो हाँ। जो उनके दोस्त का था, गुडनेस भैया का, जो खुद अभी सिनेमा में है, तो गुडनेस भैया को उन्होंने कह दिया कि इसको सप्ताह में एक सिनेमा इसको फ्री में देखने दीजिएगा, दूसरा नहीं, एक सिनेमा। तो इस तरह से मेरी परवरिश हुई। तो जब गोड्डा में, आपको बताया कि करियर के चलते ही गोड्डा में यहाँ प्रवास हुआ, फिर स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स में आने के बाद पिताजी की, मेरी और भैया की हिंदी कभी मेन स्ट्रीम में रही नहीं, लेकिन वो एक डीएनए है कि हिंदी से बड़ा प्यार रहा, हिंदी से बड़ा लगाव रहा, हिंदी से हम लिखते रहे। कॉलेज टाइम से भी मेरी कविताएं छपती रहीं, आलेख छपते रहे। और उस समय हमने जबकि हम झारखंड से, मेरा कोई रिश्ता नहीं था, हम पटना में रह के एमसीए करते थे, उस समय भी हमने तिलका मांझी पर जो रपट लिखा था वो कादम्बनी में छपा था। और बड़े बड़े आज अखबार बड़ी पॉपुलर हुआ करता था उसमें, तो एक उन्होंने कॉलम निकाल दिया तिलका मांझी पे। फिर यहाँ आने के बाद हमको लगा कि नहीं, कर्ज बहुत तरह के होते हैं। कर्ज वही नहीं होते जो आप किसी से पैसे लेते हैं। माता का कर्ज होता है, पिता का कर्ज होता है, गुरु का कर्ज होता है। जहाँ आप शादी करते हैं तो वो फिर पत्नी, फिर उनके माता पिता, और फिर सबसे बड़ा होता है कि कर्म भूमि का। जन्मभूमि तो मेरी बिहार रही, बांका जिला, कर्म भूमि तो यही रही। तो कर्म भूमि का कर्ज होता है, वो उसको कैसे चुकाएं आप। एक फैशन होता है, आप लोग कहेंगे कि हमने गोड्डा को ये दिया, हमने झारखंड को ये दिया, हमने देश को ये दिया। नहीं, आपको देने लायक बनाया तब ना। आज सोचिए कि आज गोड्डा में हम कई संस्था को हेड करते हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर दिल्ली में रहता तो दिल्ली में अपार्टमेंट वाले, बगल वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है नहीं जानता है। तो छोटे शहर के कुछ अगर ये है, कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं कि सभी लोग एक दूसरे को जानता है। तो इसका हमको बहुत बड़ा फायदा मिला कि हम धीरे धीरे सभी और सभी लोगों के चहेते होते गए। और उसके बाद चहेते होते गए, तो अब चहेते होने के लिए देखिए एक प्रसिद्धि की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो इस बीच कोरोना आया और मेरी शादी के 8 साल के बाद एक छोटी सी बच्ची आई, परी आई मेरे घर में। 2017 में कोरोना का इफेक्ट आ गया। 2020 में, उसे 3 साल की थी वो। तो कोरोना का क्या भय था, आप जानते हैं कि लोग कहीं छींक देते थे तो जगह खाली हो जाता था। हाँ। उस सिचुएशन में मैं रेड क्रॉस का मेंबर बना, रेड क्रॉस का सेक्रेटरी मैं नहीं था उसमें। तो उस समय श्रीमती किरण पासी मैम यहाँ की डीसी थी, और श्री ऋतुराज सर प्रशिक्षु आईएएस थे। तो कोरोना को एक चैलेंज के तौर पर लिया गया, और जिला प्रशासन ने इसके लायक मुझे समझा, मुझे भी उन्होंने उस टीम का हिस्सा बनाया, बीइंग रेड क्रॉस लाइफ टाइम मेंबर। तो हमने सोचा कि जो कोरोना का जो हमने सीन देखा ना, जस्ट कांट बिलीव कि खाना, आप ये समझिए कि गोड्डा कॉलेज में बना था सेंटर, जहाँ की देश के रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन से मजदूर आते थे, और मजदूर चलते थे 4 रोज पहले, और उनको कहीं खाना नहीं मिलता था। खाना मुश्किल से एक दिन रात का लेके चले हैं, क्योंकि कहीं होटल बंद, सब चीज बंद। 4 दिन का एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ भूखा जब गोड्डा कॉलेज में आता था, जहाँ हम लोग की लंगर चलाते थे, उसमें जिला प्रशासन के तत्वावधान में, अडानी के सहयोग से हम लोग मैन पावर देते थे, रेड क्रॉस वाले। तो भूख से जो बिलबिलाते देखते थे, अगर उनको बोलते थे ना कि अभी खिचड़ी नहीं गला है, चावल नहीं गला है, तो बोलते थे थोड़ा सा भी अभी दे दीजिए, फिर बाद में दीजिएगा। पत्ते एक बार प्लेट जो होता है, पत्ता का प्लेट, वो घट गया था, वो लोग पेड़ पे चढ़ के ना सखुआ का कच्चा पत्ता की, इसमें थोड़ा सा दे दीजिए। और डिस्टेंस क्या रहती थी, ठीक है, मास्क है, ग्लव्स है, लेकिन वो टेंट वाले का टेबल है, उस ओर वो लोग हैं, इस ओर हम लोग। तो कभी भी लगता था कि कभी भी कोई भी दिन हम लोगों का आखिरी हो सकता है और हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हम तो बहुत आशावादी भी हैं और आस्तिक भी हैं, भगवान पे पूरा भरोसा है। तो हम लोग ईश्वर को बोलते थे कि भगवान, आपका एक संतान दूसरे संतान के लिए काम कर रहा है, और तीसरा मेरा परिवार, मेरी बेटी बड़ी, सब लोग डरे हुए हैं, देखना आप पर छोड़ते हैं। और नतीजा हुआ कि
उस बार बड़े अच्छे वोट से लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मुझे रेड क्रॉस का सेक्रेटरी भी बनाया, निर्विरोध में सेक्रेटरी बनाया यहाँ का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्सनली हम अपने बारे में बताएं कि गोड्डा में जब हम प्रोग्राम में गए, डांस वगैरह ये सब में गए, तब हम आपको जाने, उससे पहले तो नहीं जानते थे। तो ये जो एंकरिंग का हुआ, ये कार्यक्रम जो होता है, ये इसका जर्नी आपका कहाँ से शुरू हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप तो डांस नहीं करते हैं। बोले नहीं। बिल्कुल तो आप तो गाना भी नहीं गाते नहीं हैं। गाते। तो बोले नहीं, फिर भी आप आर्ट एंड कल्चर का आप स्टेट कन्वेनर हैं। तो हमको बोले कि बाबू ऐसा सुनो, अगर ये दोनों चीज़ मुझे आता, अगर ये दोनों चीज़ मुझे आता, नहीं आता तो मैं गोड्डा का डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर हूँ। अगर मैं ये चीज़ आता तो तुम लोग मुझे स्क्रीन पर देखते, इस तरह मिल नहीं पाते। तो बढ़िया है कि ये सब चीज़ नहीं आता है, तो तुम्हारे बीच हूँ। और जो हमने आपको कहा था ना कि एक जो लैग था कि हम लोग के समय में, आप अक्सर सुनते होंगे, आप पॉडकास्ट के क्षेत्र में तो अक्सर सुनते होंगे ये सब चीज़ की, पहले का जो कंसेप्शन था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज कंसेप्शन बदल गया है। आज क्या है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, तब धोनी बनोगे। एक IAS IPS को भी लोग कुछ दिन में भूल जाता है। या दूसरा जिला बोला तो आप बिहार चले जाइए, बता पाएगा कि कौन है गोड्डा में। लेकिन आप कंबोडिया चले जाइए, पूछिए कि आप जो सचिन तेंदुलकर को जानते हो, तो बोलेगा हाँ जानते हैं। अमिताभ बच्चन को जानते हो, तो जानते हैं। तो ये सब एक गॉड गिफ्ट होते हैं, लोग युग पुरुष होते हैं जो युग में एक बार पैदा होते हैं। ये क्षेत्र बड़ा ही प्यारा है। और बचपन में भी ये सब, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ पढ़ा करते थे। किसी फिलोसोफर का ये भी हमने पढ़ा था कि बच्चे के हाथ में वायलिन दे दो, उसके हाथ में कभी भी पिस्तौल नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवाओं को फुटबॉल दे दो। तो ये सब चीज़ जो एक आकर्षण का केंद्र था, और शुरू से हमने बताया कि क्रिकेट से मैंने शुरू किया था खेलने के लिए। क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हम वॉलीबॉल भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, सारे खेल खेलते थे। और कुछ ट्रेडिशनल देहात के खेल होते हैं, बुढ़िया कबड्डी, छूर, वो सब सारा चीज़ में हर जगह अपना पैर घुसा के रखते थे। तो यहाँ पर एंकरिंग सबसे कठिन चीज़ है। अगर हमको आप पूछिए तो एंकरिंग सबसे कठिन चीज़ है। आप गाना गाते हैं ना, तो आप एक गाना 2 गाना गा के चले जाते हैं। एंकरिंग है कि आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी बारी आती है, और सबसे आखिरी आपकी बारी आती है। और उसमें क्या है कि अब डांस आ रहा है तो डांस के बारे में भी आपको बोलना है, कोई गा रहे हैं तो उनके बारे में भी, और विधा के बारे में भी बोलना है। फिर पब्लिक अगर शोरगुल कर रही है तो उसको भी आपको यहीं से कंट्रोल करना है। आप मॉनिटर हैं पूरे एरिया के। और आपके दिमाग में ये जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, स्टेज पे जो चल रहा है, वो भी है, और आगे आने वाले को भी रखना पड़ता है कि अब जो आएगा उसके लिए मुझे क्या बोलना है, कौन सा शेर बोलना है, कैसे उनको यहाँ पे बुलाना है। फिर जो नीचे पदाधिकारी बैठे हुए हैं या जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो प्रोटोकॉल भी देखना पड़ता है। अगर प्रोटोकॉल में गलती हुई तो सारा दोष, सब दोष नंद घोष, सारा दोष आप पर आएगा कि आपने पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया। पहले बुलाना था उनको, पहले बुला लिया इनको।